वन पर्सन कंपनी, बहुत बेहतरीन तरीके से उम्मीद कर रहा हूं आप वन पर्सन कंपनी ओपीसी को समझेंगे। वन पर्सन कंपनी ओपीसी की बात हो रही है, कोई दिक्कत? सेक्शन 2 सबसेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 समझने के साथ साथ रटना बराबर है घर में। अगर रट नहीं पाओगे तो कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो वन पर्सन कंपनी की बहुत सारी बात करते हैं। ओपीसी वन पर्सन कंपनी वही कंपनी है जिसमें एक ही आदमी होता है, अकेला। कंपनीज एक्ट 2013 में, अच्छा एक बात सबसे पहले, इट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कंपनीज एक्ट 2013। इसकी बात पहली बार ही कंपनीज एक्ट 2013 में हुई। इसके नीचे लिख सकते हैं, इसका यह मतलब है फर्दर कि इसका एग्जिस्टेंस कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार है, ठीक है? इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रू कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले इसका कोई भी जिक्र कहीं भी नहीं हुआ करता था। लास्ट बस ओपीसी खत्म हो जाए तो आपकी आज की क्लासेस भी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ओपीसी के बारे में कुछ बातें हम करेंगे। नंबर 1 बात होगी मेंबर ऑफ ओपीसी। ओपीसी का मेंबर कौन बन सकता है? पहली बात, इसमें कितने मेंबर होंगे? ओनली 1 मेंबर। ये मेंबर भी हर कोई नहीं बन सकता। मेंबर मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ, इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स जब नेशनल इनकम आपको पढ़ाऊंगा तब इस पे बात होगी। इनकम टैक्स होता तो उस पे बात हो जाती। एक होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे हम हैं, भारत में जन्मे हैं तो जन्म से ही हम सिटीजन है, आगे नागरिक। अगर क्या आप विदेश में रहने चले जाओगे तो इंडियन सिटीजन नहीं कहा जाएगा, तब भी सिटीजन इंडियन ही रहोगे, लेकिन रेजिडेंट नहीं होगे। रेजिडेंट मतलब जो नागरिक होने के साथ भारत में रह भी रहा है। सिटीजनशिप यहां का नागरिक, रेजिडेंट जो यहां रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन रहते, तो उनको पता है क्या कहा गया? नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट, जिसे आप एनआरआई कहते हैं। देखो, नॉन रेजिडेंट जो भारत में रहता नहीं है लेकिन भारतीय कहा गया है, इंडियन। भारतीय मतलब सिटीजन इंडिया का है, रेजिडेंट भारत का नहीं है। कौन है ये जो रेजिडेंट नहीं है भारत का अभी फिलहाल में, लेकिन सिटीजन है, भारत का नागरिक है? हम क्या हैं? सिटीजन भी हैं, रेजिडेंट भी हैं, दोनों हैं। कोई दिक्कत? भारत सरकार सिर्फ रेजिडेंट पे टैक्स लगाती है, हम पे टैक्स लगा सकती है, इन पे नहीं लगा सकती। एनआरआई, इनको मना होता है। भारत सरकार कहती है तुम तो बेहतर कर रहे हो, विदेशों से हमारे लिए करेंसी लेके आ रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं। कल मैं एक वो देख रहा था, रील बड़ी शानदार लगी। अमरीश पुरी है पुराने जमाने का, गंजा है उसमें, कान से थोड़े बाल आल निकले, गुंडा बना है। तो उससे पूछते हैं, भयंकर गुंडा है उस मूवी में, पता नहीं कौन सी मूवी है, तो शायद जीत मूवी का हो सकता है वो, सनी देओल वाली जो है। तो बोलता है हम तो सच्चे देशभक्त हैं, हम देश का गांजा, देश का ड्रग्स बाहर बेचते हैं और वहां से देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, तो हमसे बड़ा देशभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। फॉरेन एक्सचेंज बहुत जरूरी है। ये जो आप देख रहे हो कि अब डॉलर के कंपैरिजन में जो रुपी है वो 90-92 जा चुका है, अब वो फॉरेक्स की तो कमी है। फॉरेन एक्सचेंज अगर बढ़ाना है, देखो विदेश से अगर हम सामान खरीदेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, तो विदेश से इंपोर्ट बंद करने पड़ेंगे। हमें विदेशों को सामान बेचेंगे तो उनकी पैसा हमारे वहां आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। तो सच्चा देशभक्त था अमरीश पुरी उसमें। अब तो समझ गए रेजिडेंट कौन है? रेजिडेंट वो होता है जो भारत में रहता है।
तो आप अगर ओपीसी खोलना चाह रहे हैं तो आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा। अच्छा, रेजिडेंट किसे कहेंगे? जो प्रीवियस ईयर में भारत में 182 दिन रिसाइड रहा है उसे आप कह दोगे रेजिडेंट। किसे कहेंगे रेजिडेंट? हाँ, जो प्रीवियस या प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में 182 दिन भारत में रहा है। आप आगाज भाई पिछले साल 190 दिन भारत में रहे, उसके अलावा विदेशी रहे, तब भी आपको भारत का ही रेजिडेंट माना जाएगा। पिछले साल जो कैलेंडर ईयर खत्म हुआ उसमें अगर आप 182 दिन भारत में रहे हैं तो आप रेजिडेंट होंगे। डेली रहने की जरूरत नहीं है। तो मेंबर कौन बन सकता है? ये पहली कहानी खत्म। एक मेंबर, और क्या होना चाहिए? सिटीजन या रेजिडेंट? रेजिडेंट होना चाहिए। सिटीजन ना हो तब भी चल जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसने कहीं लिखा ही नहीं कि सिटीजन होना भी जरूरी है, रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब एक विदेश का आदमी अगर 182 दिन पिछले साल रह गया तो सिटीजन बाहर का है, लेकिन इंडिया का क्या हो जाएगा? यहां टैक्स देना होगा उसे। रेजिडेंट से ही तो हम टैक्स लेते हैं, और वो भारत में ओपीसी भी खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नंबर 2, 1 person कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी। सेकेंड भी जरूरी है। 1 person कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी। एक आदमी एक ही 1 person कंपनी खोल सकता है। जैसे मैं बोल दूं कि एक 1 person कंपनी ये खोल दी, दूसरी एक और खोलने चले जाऊं, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहां देखो, इट्स पेड अप कैपिटल, इसकी पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख। इसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो बोल सकता है मैक्सिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप मतलब इसने कितना पैसा मैक्सिमम इसमें लगाया है, वो कितना हो सकता है? 50 लाख। याद रखना, इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों के लिए, कैन नॉट एक्सीड 2 CR। पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज जो इसका टर्नओवर रहा है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे क्या होगा अगर 2 करोड़ से ऊपर हो गया? ये क्या होगा अगर 50 लाख से ऊपर इसने पैसा लगा दिया? तो प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो जाएगा ये, फिर इसे ओपीसी नहीं मानेंगे। मेरी इतनी बात आप समझ गए? ठीक है, तो आपको मैंने ये भी समझा दिया अभी तक ओपीसी के रिगार्डिंग जो भी चीजें चल रही हैं। अगले 10 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। पर्पस, शॉर्ट नोट्स आपके मैं बनवा रहा हूं, बाकी स्लाइडें तो लगने वाली ही हैं। पर्पस की बात करेंगे तो पर्पस के बारे में रूल 3 सबसेक्शन 5 वही ऑफ रूल्स 2014, कंपनी के रूल्स कौन से हैं? 2014। ये बताते हैं इसके पर्पस के बारे में। ये बोलते हैं कि ओपीसी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं खोली जा सकती है। चैरिटेबल पर्पस नहीं हो सकता। कौन सा पर्पस होना चाहिए फिर? बिजनेस पर्पस के लिए ही खोली जाएगी। क्या ये पॉइंट समझे आप? पर्पस कैसा होगा बोल रहा है ओपीसी का? बिजनेस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं खोली जा सकती है। कोई दिक्कत आपको? आखिरी बात करता हूं इसके कन्वर्जन को लेकर कि कब ये कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्जन समझिए, कन्वर्जन में अगर आप मेरे से बात करेंगे तो कुछ बातें आपके सामने लिख रहा है। एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अनलेस अ period of 2 years has expired from the date of incorporation। तो मिनिमम टाइम पीरियड कन्वर्जन के लिए, मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो कितना होना चाहिए? मोर देन 2 years, 2 years से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कम से कम 2 साल और 1 दिन तो होना चाहिए। अपनी डेट के इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्ट्रेशन से, कंपनीज एक्ट 2013 में 2 साल से ज्यादा समय अगर होगा तभी वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, प्राइवेट में भी और
पब्लिक में भी, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा, ये कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी हो जाता है 2 केसेस में। वो कौन कौन से 2 केसेस हैं? पहला वही, अगर इसकी पेड अप कैपिटल एक्सीड कर गई कितने से? दूसरा, अगर इसका एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर सॉरी, मतलब जैसे पहले साल 5 लाख हो गया तो नहीं, क्या पता अगले साल 50 लाख ही हो। पहले साल 5 लाख हो, अगले साल 50,000 ही हो। 3 साल का एवरेज करने के बाद एवरेज एनुअल टर्नओवर भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। जब एक्सीड हो जाएगा किससे ज़्यादा? 2 करोड़ से ज़्यादा, तब ये मैंडेटरी अपने आप को क्या कर देगा? प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड में इसे कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा। मेरी बात आप लोग समझ गए। लास्ट ओपीसी के 2 बेनिफिट्स आपके सामने रख रहा हूं, और ओपीसी के 2 बेनिफिट्स के साथ आपका 1% कंपनी भी समाप्त हो जाएगा। तो 2 बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स कितने बेनिफिट्स हैं? 2। पहला, इसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो को इंक्लूड करना कंपलसरी नहीं होता है। शॉर्ट में लिख दिया बहुत ही। देखो, कंपनी के जो फाइनेंशियल मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूट्यूब में पढ़ाए। क्या कहा वहां कि सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस साथ में बैलेंस शीट बनानी पक्का होती है, कंपलसरी होती है। लेकिन कंपनी के केस में उनके साथ साथ कैश फ्लो बनाना भी कंपलसरी होता है। लेकिन 1% कंपनी को कैश फ्लो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो को इंक्लूड करना कंपलसरी नहीं होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट सेकंड यहां देखो जरा, यहां जो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू, प्रोविजन मतलब प्रावधान जो करने होते हैं रिलेटेड टू एजीएम, कि हम एनुअल जर्नल मीटिंग साल में एक बार कंपनी की एजीएम होती है, सबसे बड़ी मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें आते हैं। कंपनी को एजीएम कराना, नोटिस फॉर जर्नल मीटिंग, नोटिस फॉर, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी में देखेंगे ना, तो जब उसकी जर्नल मीटिंग होती है, एक आम मीटिंग बुलानी होगी, तो उसके लिए नोटिस जारी करना पड़ता है कंपनी को अपनी साइट में, ताकि सभी तक क्या पहुंचे, वो पूरा पहुंच जाए। कोरम फॉर मीटिंग्स, आप कोरम का मतलब समझे। जैसे एक कंपनी में 50 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो कोरम है कि 50 का 1/, अच्छा ऐसा मानो 50 का अगर मैं बात करूं तो 20% कोरम है। परसेंट को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5। तो मान लेते हैं कोरम है कि 50 का 1/5, दैट इज 10 लोग। कोरम कितना था? 1/5। कि जब तक कोरम कंप्लीट नहीं होता, मतलब अगर 50 में से 1/5 10 लोग मीटिंग में नहीं आते, तब तक मीटिंग शुरू नहीं होती है। इसे कहते हैं कोरम, कि मिनिमम इतने लोग आने चाहिए। यहां कोरम मीटिंग के लिए बनाना ऐसी भी कोई जरूरत, तो ऐसी बहुत सारी एटसेट्रा टाइप के बवाल करने की जरूरत नहीं है। लिखता है बेनिफिट है प्रोविजंस रिलेटेड टू एजीएम का कोई प्रोविजन नहीं। नोटिस फॉर जर्नल मीटिंग के लिए नोटिस निकालो, कोई जरूरत नहीं। कोरम सेट करो मीटिंग का कि कम से कम इतने लोग आने चाहिए, अकेला ही तो आदमी है, क्या बवाल। तो ये बेनिफिट इसके हैं। इसी के साथ 1% कंपनी भी आपकी समाप्त होती है।